अपनी नेक्स्ट क्लास है परक्यूसाइड्स। प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि कर्मयुक्त अनुलाप कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर योग्य अनुलाप। कर योग्य अनुलाभों में सबसे पहला आता है मेरे पास में किराया मुक्त रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन। किराया मुक्त मकान का मतलब होता है कि ऐसा मकान जो कंपनी ने कर्मचारी को रहने के लिए दिया है और वह मकान क्या है, किराया मुक्त है। किराया मुक्त का मतलब होता है कि कंपनी ने वह मकान कर्मचारी को रहने के लिए दिया है। तब जब कोई कंपनी किसी कर्मचारी को रहने के लिए मकान देती है तो उसे कहते हैं किराया मुक्त मकान। यह एक प्रकार की सुविधा है और यह सुविधा सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। यह मकान दो प्रकार से दिया जाता है, सुसज्जित मकान और असुसज्जित मकान। सुसज्जित मकान का अर्थ है कि जिसमें मकान तथा मकान के साथ में आवश्यक जो फर्नीचर है वह भी दिया गया हो। असुसज्जित मकान वह मकान होता है जिसमें केवल मकान दिया जाता है, फर्नीचर आपके साथ नहीं होता है। तो सुसज्जित और असुसज्जित मकान, सबसे पहले सुसज्जित मकान की गणना होती है। और सुसज्जित मकान में जो भी आपको फर्नीचर दिया गया है, यदि वह फर्नीचर किराए पे लेकर दिया गया है तो किराए की राशि जोड़े। यदि वह फर्नीचर कंपनी ने खरीद कर दिया है तो उसमें क्रय मूल्य का 10% और जोड़ दिया जाएगा, उसे हम कहेंगे सुसज्जित मकान। तो पहले मकान की वैल्यू निकालेंगे और मकान की वैल्यू में जो भी फर्नीचर होगा उस फर्नीचर की वैल्यू को जोड़ा जाता है। पहला आता है सरकारी कर्मचारी की स्थिति में। यदि कोई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है और उसे सरकार की तरफ से रहने के लिए मकान मिलता है तो सरकारी नियमानुसार तय राशि ही सुविधा का मूल्य होती है। अन्य कर्मचारी की स्थिति में, यदि अन्य कर्मचारी है जैसे निजी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो उसकी स्थिति में मकान का मूल्य की गणना की जाएगी। ऐसी स्थिति में मकान के मूल्य की जो गणना होगी उसमें जो तरीका होगा वो होगा कि यदि मकान कंपनी का है और कंपनी ने मकान यदि कर्मचारी को रहने के लिए दिया है तो वह मकान ऐसे स्थान पे हो जहाँ की आबादी 10 लाख से कम है तो कर्मचारी के वेतन का 7.5% उस मकान की सुविधा का मूल्य मान लेंगे। यदि वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से कम है तो उस मकान का मूल्य कर्मचारी के वेतन का 10% माना जाता है। यदि मकान ऐसे स्थान पर है जहाँ की आबादी 25 लाख से अधिक हो तो कर्मचारी के वेतन का 15% सुविधा का मूल्य माना जाता है। यदि मकान कंपनी का नहीं है, कंपनी ने किराए पर लेकर और फिर मकान कर्मचारी को रहने के लिए दिया है तो ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा चुकाया गया किराया तथा कर्मचारी के वेतन का 15%, जो राशि दोनों में से कम होगी उसे सुविधा का मूल्य मानते हुए उसे कर्मचारी के वेतन में जोड़ा जाता है। एक बार हम वापस से मकान सुविधा की बात कर लेते हैं कि मकान सुविधा में हम कैसे गणना करेंगे। जब भी किसी कर्मचारी को रहने के लिए मकान की सुविधा दी जाती है, सुविधा अर्थात कंपनी ने कर्मचारी को रहने के लिए एक मकान दिया है। यह मकान दो प्रकार से दिया जा सकता है, सुसज्जित मकान, असुसज्जित मकान। असुसज्जित मकान में केवल मकान दिया जाता है जबकि सुसज्जित मकान में
मकान के साथ साथ में उसे रहने के लिए फर्नीचर भी दिया जाता है। मकान दो प्रकार के हो गए, सुसज्जित और असुसज्जित। अब यहाँ हम बात करेंगे कर्मचारियों की। यदि सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी नियमानुसार तय राशि सुविधा का मूल्य होती है। यदि सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी नियमानुसार तय राशि सुविधा का मूल्य होती है। यदि प्राइवेट कर्मचारी है, निजी कर्मचारी है, तो निजी कर्मचारी की स्थिति में मकान की सुविधा का मूल्य की गणना करने हेतु वहां की पॉपुलेशन को ध्यान में रखा जाता है। यदि वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम, यदि वहां की पॉपुलेशन यदि वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो कर्मचारी के वेतन का 7.5% सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यदि वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है और 25 लाख से कम है तो कर्मचारी के वेतन का 10% सुविधा का मूल्य होगा। यदि वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है तो कर्मचारी के वेतन का 25% सुविधा का मूल्य माना जाता है। यदि मकान कंपनी का नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी द्वारा चुकाया गया किराया और कर्मचारी के वेतन का 15%, जो धनराशि दोनों में से कम होगी वह कर मुक्त हो जाएगी। जो राशि दोनों में से कम होगी वह कर की हो जाएगी। उसे सुविधा का मूल्य मानते हुए उसे कर्मचारी के वेतन में जोड़ा जाता है। अब अभी हमने बात करी कि भाई कर्मचारी के वेतन का 7.5%, 10%, 15%, ये जो हमने बातें करी, तो इसमें ये जो परसेंटेज जो कैलकुलेट होगा किस पे होगा, यानी कि यहाँ वेतन से जो आशय है वो क्या लिया जाएगा। सबसे पहले इसमें कर्मचारी का मूल वेतन लेंगे, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, महंगाई भत्ता तथा महंगाई वेतन सेवा शर्त के अनुसार हो, अन्य सभी प्रकार के कर योग्य भत्ते, अंशतः कर योग्य भत्ते, अन्य कोई मौद्रिक प्राप्ति हो यानी कि कोई नगद प्राप्त राशि हो, ये सब जोड़ेंगे और इन सब का जो योग होगा वह योग वेतन माना जाएगा और इसी पर ये 7.5%, 10%, 15% की गणना की जाएगी। अब ये तो गई मकान की बात। अब मकान में करमुक्त मकान कौन से होंगे? यदि मकान की सुविधा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, संसद के अधिकारियों को प्रदान की जाती है, तो यह मकान सुविधा पूर्णतः करमुक्त होगी। यदि मकान दूर दराज के क्षेत्र में स्थापित है, जो शहर से कम 40 किलोमीटर दूर स्थापित हो और वहां की पॉपुलेशन अगर 20,000 से अधिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो ये क्षेत्र होंगे जिसमें हम खनन क्षेत्र सम्मिलित है, समुद्र में तेल खोजी स्थान है, परियोजना कार्यान्वित करने के स्थान है, बांध स्थान है, शक्ति निर्माण स्थल है, प्रोजेक्ट साइट्स हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यह जो मकान सुविधा होगी कर मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे जिले में, जयपुर में काम करते हैं लेकिन आपका ट्रांसफर हो गया दौसा जिले में और आपको दौसा में भी मकान मिल गया रहने के लिए और जयपुर में भी एक मकान अगर रहने के लिए है, तो जयपुर में अगर आपकी फैमिली है और दौसा जब ट्रांसफर हुआ तो आप दौसा आ गए, तो जब आप दौसा आए तो ऐसी परिस्थिति में 90 दिन तक अगर 2 मकान आपको मिले हुए हैं ट्रांसफर के केस में, तो 2 मकान अगर आपको मिले हुए हैं ट्रांसफर केस में, तो 90 दिन तक कोई एक मकान कर योग्य होगा, एक कर मुक्त हो जाता है, जो आपकी सुविधा के अनुसार तय करना चाहे।
अगले आती है होटल की सुविधा। यदि कंपनी ने कर्मचारी चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, अगर उन्हें होटल की सुविधा प्रदान की गई है तो 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 कर्मचारी के वेतन का 24% तथा कंपनी द्वारा होटल पर किया गया व्यय, जो दोनों में से कम होगा वह राशि कर योग्य हो जाएगी, सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। लेकिन स्थानांतरण की स्थिति में यदि कर्मचारी का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है नौकरी के दौरान, तो ऐसी परिस्थिति में 15 दिन तक वह होटल सुविधा भी कर मुक्त होती है। अगला आता है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। यदि नियोक्ता कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है जो यदि नियोक्ता न करता तो कर्मचारी को वहन करना पड़ता, तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई ऐसी राशि अनुलाभ मानी जाती है और कर्मचारी के आय में सम्मिलित की जाती है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। यदि कंपनी कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान करती है, जैसे बिजली के बिल का भुगतान, पानी के बिल का भुगतान, होटल एवं क्लब के बिलों का भुगतान, कर्मचारी के देय आयकर का भुगतान, कर्मचारी के निजी ऋण का भुगतान, कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए व्ययों का भुगतान, घरेलू नौकर कर्मचारी रखा है, घरेलू नौकर यदि कर्मचारी ने अपॉइंट किया है तो नौकर के वेतन का भुगतान, कार कर्मचारी की है तो चलाने के लिए व्यय नियोक्ता चुकाता है का भुगतान, अन्य कोई भी भुगतान यदि बिल कर्मचारी के नाम से है, जैसे गैस का बिल हो सकता है या अन्य कोई बिल हो सकता है, तो कर्मचारी के बिलों का भुगतान पूर्णतः कर योग्य सुविधा है। कर्मचारी टेलीफोन, मोबाइल, गैस या होटल, क्लब की सुविधाएं यूज करता है और इनके बिल का भुगतान यदि कंपनी करती है तो यह कर योग्य सुविधा होगी। कर्मचारी के जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए चुकाई गई धनराशि। कंपनी कर्मचारी का जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए भुगतान करती है तो यह कर योग्य सुविधा मानी जाती है। लेकिन यदि कंपनी कर्मचारी का दुर्घटना बीमा प्रीमियम, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम, चरित्रता बीमा प्रीमियम का भुगतान करती है तो यह कर मुक्त होंगे। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, कर्मचारी के बीमा प्रीमियम का भुगतान कर योग्य है, लेकिन कर्मचारी का बीमा यदि दुर्घटना से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, चरित्रता से संबंधित है या कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम से संबंधित है तो यह धनराशियां कर मुक्त होंगी, यह सुविधा कर मुक्त होंगी। अगला आता है ब्याज मुक्त या रियायती दर पर ऋण। यदि नियोक्ता, जिसे हम कंपनी भी कहते हैं, मालिक कहते हैं, यदि कंपनी कर्मचारी को ऋण मुक्त रियायती दर पर या बिना ब्याज के यदि ऋण प्रदान करती है तो बैंक की रेट से इसकी तुलना की जाएगी। बैंक यदि मान लीजिए कि कोई ऋण 10% पे देता है और आपकी कंपनी वही ऋण आपको 6% पे देती है तो आपको 4% ब्याज का फायदा होता है। तो ये जो 4% जो ब्याज का फायदा है, ये फायदा नहीं होगा बल्कि 4% कर्मचारी की आय में जुड़कर कर योग्य हो जाएगा और इस पर या इस धनराशि पर कर्मचारी को कर देना होगा, टैक्स देना होगा। यह सुविधा मकान के संबंध में हो सकती है, नई कार, दोपहिया वाहन, शिक्षा या यह ऋण व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। धन्यवाद।